स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ईथर। ओके, ईथर के पहले मैंने आपको एल्कोहल बता दिया है और आज हम क्लास लेते हैं ईथर का। ईथर क्या है? इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ईथर। और ईथर को ऐसे दिखाते हैं ROR। तो बात करें कि ईथर है क्या, ईथर किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ROR संरचना सूत्र के जो यौगिक होते हैं उसे हम ईथर कहते हैं। या यूँ कह लें कि जब दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं तो ऐसे संरचना सूत्र के यौगिक को ही हम ईथर कहते हैं। ठीक है, ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता क्या है, वो CnH2n + 2O। अगर ईथर है तो वह ईथर CnH2n + 2O को फॉलो करेगा। आपको पता होगा, मैंने बताया था जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के केस में भी एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो भी CnH2n + 2O होता है। यही कारण है एल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे के साथ में क्रियात्मक समवायता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक है ROR। ठीक है, यहाँ पे ये R है क्या, यहाँ पे R, दो R हैं, इट मीन्स दो एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे, दो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के संरचना सूत्र वाले जो भी यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर, ठीक है, एल्किल ग्रुप में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर ईथर को दो भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, ईथर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। किस आधार पर, एल्किल ग्रुप में समानता और असमानता के आधार पर। एक होता है क्या, सरल ईथर यानी कि सिंपल ईथर, क्या सिंपल ईथर, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है मिक्स्ड। ये ध्यान देना, सिंपल ईथर क्या है और मिक्स ईथर क्या है। ठीक है, सिंपल ईथर में यानी एक ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों जुड़े हुए एल्किल समूह हैं वो समान प्रकार के हों। यानी जब समान प्रकार के एल्किल समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के ईथर को हम सिंपल ईथर कहते हैं। जैसे R सिंगल बॉन्ड O और ये क्या R। यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप समान प्रकार के हैं, जैसे मान सकते हैं क्या, CH3O CH3। यानी इस ऑक्सीजन के साथ इस साइड में भी मिथिल है, इस साइड में भी मिथिल है। अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, सिंपल ईथर कहते हैं। और साथ ही साथ अगर मिक्स ईथर की बात कर लें तो मिक्स ईथर में क्या होगा, ROR'। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे R मानते हैं क्या, CH3 है, ये R' क्या हो, C2H5। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस केस में, मिक्स ईथर के केस में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप क्या डिफरेंट है, ये मिथिल है, ये क्या है, एथिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे ईथर जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के ईथर को हम मिक्स ईथर कहते हैं। और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह समान प्रकार का होता है तो उसे हम सिंपल ईथर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कि एल्किल ईथर है क्या। अगर हम एल्कोहल और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दो अणु में से एक अणु वाटर को निकाल दें, ठीक है, एल्किल ईथर बनता कैसे, ईथर है क्या, तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्या, एक ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 1 होती है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दो अणु में से एक अणु जल निकाल देने के बाद, निष्कासित कर देने के बाद जो बना यौगिक होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। जैसे ये क्या है, ROH,
एक एल्कोहल है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ROH संरचना सूत्र के यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल के एक अणु ये और एक एल्कोहल और ले रहे हैं, एल्कोहल को इसके ऐसे लिख लें HO और क्या R, इस प्रकार से लें। तो एक एल्कोहल ये, एक एल्कोहल ये, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दो अणु में से एक अणु वाटर निकालते हैं, इसका OH इसका EH, क्या हो गया हमारे यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया और शेष क्या बचा, शेष क्या बचेगा R, ये O और R O R और प्लस क्या H2। तो ये जो बना यौगिक है इसी यौगिक को कहते हैं क्या, ईथर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दो अणु में से एक अणु वाटर को निष्कासित कर देने के बाद जो भी कार्बनिक यौगिक बनता है या प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्या, ईथर कहते हैं। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ईथर है क्या, ईथर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या है, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड मींस क्या, जब एल्कोहल में से वाटर निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद जो भाग शेष बचा होता है वही एल्कोहल का एनहाइड्राइड। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं ROR है क्या, ईथर है क्या, ईथर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी होता है। ठीक है, चलिए एक चीज मैं और बताऊंगा आपको। हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल हमारा है H2O। ठीक है, ये वाटर है, वाटर की स्ट्रक्चर क्या होगी, O और हाइड्रोजन इस प्रकार से अटैच होगा। ठीक है, तो वाटर के पास दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन को बारी बारी से एल्किल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो ये होगा R और या फिर क्या H। अभी एक हाइड्रोजन और है, इसे और विस्थापित कर सकते हैं, O ये R और ये क्या R। तो यही हो गया क्या R, ये क्या हो गया R O R। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ये ईथर जो होते हैं वाटर के डाई एल्किल ऑक्साइड, क्या कह सकते हैं इसे, वाटर का डाई एल्किल ऑक्साइड। ठीक है, ईथर है क्या, ईथर वाटर का डाई एल्किल ऑक्साइड होता है। जब ईथर है क्या, ईथर क्या है, वाटर का डाई एल्किल ऑक्साइड होता है या वाटर का डाई एल्किल व्युत्पन्न। ठीक है, तो दो तरह से कह सकते हैं, डाई एल्किल ऑक्साइड कह सकते हैं या डाई एल्किल व्युत्पन्न कह सकते हैं। तो ईथर का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। ईथर एक्चुअल में क्या है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड है, या ये कह सकते हैं कि वाटर के पास दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन को बारी बारी से एल्किल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाए और विस्थापित करने के बाद में हमें क्या मिलता है ROR, इट मींस ईथर। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ईथर वाटर का डाई एल्किल ऑक्साइड या डाई एल्किल व्युत्पन्न भी हम कह सकते हैं। तो ये इतनी सी बात रही क्या ईथर के बारे में, आप इस पॉइंट को नोट कर लें ईथर। फिर मैं आपको ले चलता हूँ ईथर में, ईथर का IUPAC नाम कैसे करेंगे, ईथर किसके साथ समानता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो चलें इसको बता रहे हूँ। चलो अब हम बात करेंगे ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर। ईथर का IUPAC नाम कर। आपको पता है IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर ईथर है ROR है तो हम इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हमारा ये है कि ROR में ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंस हैं। ठीक है, तो इसका हम नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, एल्केन से हम एल को हटाएंगे और प्लस ऑक्सी ऐड करते हैं और प्लस दूसरे एल्केन के लिए हम एल्केन लिख देते हैं। ये एल्केन अभी क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, ये एल्केन है।
अब देखिए बात करें ये कैसे हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईथर में 2 एल्किल ग्रुप हैं। जब भी हम IUPAC नामकरण करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ किस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या ज़्यादा है। तो जिस भी एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उस एल्किल ग्रुप को हम पैरेंट चेन के रूप में यानी जनक श्रृंखला के रूप में उसका चुनाव कर लेते हैं, और जो नंबरिंग में नहीं आता है उसके एल्केन में से एन को निकाल देते हैं और उसी में ऑक्सी जोड़ देते हैं, ठीक है। और बाकी जो पैरेंट चेन का जो चुनाव किया गया है उसको हम उसका एल्केन के रूप में उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखें क्या है CH3OCH3, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता दूं, ईथर में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। वह 2 एल्किल ग्रुप समान प्रकार के होंगे या असमान प्रकार के होंगे, ठीक है। ईथर में जिस भी एल्किल ग्रुप के पास कार्बन की संख्या अधिक होगी उसे हम पैरेंट चेन जनक श्रृंखला के रूप में उसका चुनाव करते हैं, ठीक है। और जिस एल्किल ग्रुप के कार्बन की संख्या गिनती में नहीं आती है उसके एल्केन में से एन को हटा के इसके सफिक्स ऑक्सी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखें इस ऑक्सीजन के साथ एक एक कार्बन दोनों साइड में है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं आप पैरेंट चेन ग्रुप में एक कार्बन है, एक कार्बन लिखा हुआ मेथेन। अब इसी मेथेन में से आपको एन हटा देना है और इसमें ऑक्सी ऐड करना है, और दूसरे एल्केन के लिए एक कार्बन है, एक कार्बन एल्केन क्या होगा मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ईथर का IUPAC करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे CH3O CH2 और क्या CH। अब यहाँ पे देखें इस ऑक्सीजन के साथ ये मेथिल है, ये क्या एथिल। इस साइड में 2 कार्बन है तो आपने इसको नंबरिंग कर लिया 1 2। देखो जिस भी एल्किल ग्रुप के पास कार्बन की संख्या ज़्यादा है उससे आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो शेष इधर है इसी एल्किल में से उसका एल्केन बनेगा, उसके एल्केन में से एन को निकाल के ऑक्सी जोड़ना है। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन में क्या होगा मेथेन से आप एन हटा दिया और ऑक्सी ऐड कर दिया। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, 2 कार्बन का एल्केन एथेन। इनका क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। डायरेक्ट ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2O CH3 और CH3। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के इस पक्ष में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ऑक्सीजन के इस पक्ष में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो मैंने बताया जहाँ पे कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसी को हम नंबरिंग में गिनते हैं, पैरेंट चेन मापते हैं 1 2 3 काउंट कर लिया। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से ये C+5 अटैच है, ऑक्सी ग्रुप अटैच है, ऑक्सी ग्रुप अटैच है। इसका जो नाम होगा तो सबसे पहले इसके लोकेट को दे देंगे। किस कार्बन का अटैच है ये समूह, दूसरे कार्बन का अटैच है। तो कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा एथेन। एथेन से एन को हटाएंगे और ऑक्सी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा एथॉक्सी। 2 एथॉक्सी, ठीक है। तो एथॉक्सी कितने कार्बन 1 2 3 कितने 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा प्रोपेन। तो डाउट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि ईथर का IUPAC ना हम इसी प्रकार से करते हैं। तो ईथर जो है ROR, इसमें 2 एल्किल ग्रुप होंगे, समान प्रकार के होंगे या भिन्न प्रकार के होंगे, ठीक है। कैसे करना है, जिसमें एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसे पैरेंट चेन का नाम, उसके एल्केन को एल्केन लिख देंगे, और जो कार्बन काउंटिंग में नहीं है उसके एल्केन में से एन को निकालना होता है और ऑक्सी ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि ईथर का समावेयता, ईथर किस प्रकार से आइसोमेरिक को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ईथर में समावेयता यानी
आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैं जाने की समवायता है क्या, और मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छी प्रकार से बताया है कि समवायता क्या होता है। मैं एक बार और आपको बता दूं ब्रीफ में कि समवायता ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में भिन्नताएं हो, तो ऐसे यौगिक ये क्या कहलाते हैं, ये घटना समवायता कहलाता है। और जो यौगिक इस प्रकार के प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं वह एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं, ठीक है, समवायी होते हैं। अब यहाँ पे समवायता को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक संरचनात्मक समवायता में, एक त्रिविम समवायता में। तो संरचनात्मक समवायता में क्या होता है घटना, संरचनात्मक समवायता में घटना होता है कि उनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न हो, तो यह परिघटना संरचनात्मक समवायता कहलाता है। फिर बाद में संरचनात्मक समवायता को भी कई भागों में बांटा गया, चेन आइसोमर में, पोजीशन आइसोमर में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, स्ट्रैटोमेरिज्म। तो यहाँ पे जो समवायता है कौन, हमारा मेन टॉपिक्स क्या है, ईथर। तो ईथर कितने टाइप की समवायता को दिखाता है, आइसोमेरिज्म इन ईथर, ईथर में समवायता। तो ईथर दो प्रकार की समवायता को प्रदर्शित करता है, ईथर दो प्रकार की समवायता को प्रदर्शित करता है। पहला क्या, पहला क्रियात्मक समवायता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या, मेटामेरिज्म, मध्यवयता यानी मेटामेरिज्म। अब यहाँ पे जो क्रियात्मक समवायता है, क्रियात्मक समवायता किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे डिफरेंट, ऐसे भिन्न भिन्न यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होता है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समवायी कहलाते हैं और यह परिघटना क्रियात्मक समवायता कहलाता है। तो यहाँ पे जो ईथर है, ईथर किसके साथ दिखाएगा समवायता, क्रियात्मक समवायता किसके साथ दिखाएगा, एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर के साथ क्रियात्मक समवायता दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो CnH2n+2O, ये एल्कोहल ईथर दोनों इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं, इसलिए ईथर, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के बीच में क्रियात्मक समवायता होता है। जैसे CH3CH2OH, ईथर में क्या, CH3O CH3, तो यहाँ पे इसका मार्कर फार्मूला बनाए आप, तो C2H6O, इसका भी क्या होगा, कितने कार्बन, 2 कार्बन, C2 और कितने 6, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखते हैं आप मार्कर फार्मूला दोनों के सेम है लेकिन क्रियात्मक समूह क्या भिन्न, इसके क्रियात्मक समूह के ये ROH है, OH, और इधर के ROR। तो निश्चित रूप से कि जब क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो तो अणुसूत्र समान हो तो वह यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समवायी होते हैं और इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समवायता कहते हैं। तो आप ये ध्यान देना, ईथर हमेशा एल्कोहल के साथ क्रियात्मक समवायता प्रदर्शित करता है या एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ क्रियात्मक समवायता को प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये तो क्रियात्मक समवायता की बात हो गई। अब बात करते हैं किसका, मेटामेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मेटामेरिज्म है क्या, मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जब दो एल्किल ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हों, तो यहाँ पे ईथर में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हैं, तो जब दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युतात्मक तत्व के साथ अटैच हों तो एल्किल समूह में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण, ठीक है ना, एल्किल समूह में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसी समवायता को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये मानते हैं CH3
CH2O CH2 इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ में ये C+5 है, इस ऑक्सीजन साथ में के साथ इस साइड में C+5 है। और मेटाबॉलिज्म में क्या है कि जब ROR जो ईथर है, ठीक है, ईथर में एल्किल समूह में भिन्नता होने के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम होंगे, भिन्नता किस में होंगी? एल्किल समूह में, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण जो समावयता होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसी का रूप देख लें, अगर हम यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं CH3O और क्या CH2 और क्या CH3, ठीक है। ये डाई एथिल ईथर है, ये क्या है? मेथॉक्सीप्रोपेन है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका आप बनाना चाहें 1 2 3 4 यानी C4 5 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो सेम इसका भी वही बन जाएगा आपका 1 2 3 4 C4 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन 10 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो देखो इसके और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग अगर है तो क्या किसमें है? ठीक है, इस एल्किल यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह में भिन्नता है। कभी यहाँ पे एथिल था और इस वाले स्ट्रक्चर में इस साइड मिथिल, इस साइड में क्या प्रोपेन है। तो यहाँ पे भिन्नता किसमें आई? भिन्नता आई तो किसमें? ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह में भिन्नता उत्पन्न हुई, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए ईथर दो प्रकार के समावयता को दिखाता है, एक तो क्रियात्मक समावयता और दूसरा क्या? मेटाबॉलिज्म मध्यावयता। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारा जो टॉपिक्स है ईथर में हमें जो डिस्कस करना है डाई एथिल ईथर, और डाई एथिल ईथर को हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसको कॉपी कीजिए आप। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इट मीन्स C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा टॉपिक्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको रिएक्शंस को याद रखना है कि मैं रिएक्शंस को कैसे याद करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाने की विधि, बनाने की सामान्य विधियां क्या है? बनाने की सामान्य विधि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब मैं हेलो एल्केन हेलो एरेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक रिएक्शन आया था, क्या? विलियमसन संश्लेषण रिएक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो यहाँ पे अगर हम विलियमसन संश्लेषण रिएक्शंस का प्रयोग कर दें तो क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान देना रिएक्शन से, कि अगर हम सोडियम एथॉक्साइड यानी कि C2H5ONA C2H5ONA का रिएक्शन एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ? C2H5 यानी सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया हम एथिल आयोडाइड के साथ कराए, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये सोडियम आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनेगा? NaI बना लेगा और शेष क्या होता है? C2H5O C2H5 यानी C2H5O C2H5 और प्लस क्या? NaI। अब इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण। क्या कहते हैं? विलियमसन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके 60 नोट में, इसमें ये 60 नोट में क्वेश्चन आता भी है कि
कि विलियमसन संश्लेषण रिएक्शंस क्या है, तो आप ये कहेंगे कि जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया हम एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक रिएक्शन तुम्हारे कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं, किसके साथ? C2H5I। C2H5I की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O, ठीक है, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो भी क्या बनता है? तो भी डाई एथिल ईथर बनता है। यहाँ पे कितने Ag हैं? 2 Ag है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया ताकि AgI 2 AgI निकल जाए और शेष क्या बचेगा? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 5 का C2H5, एक ऑक्सीजन यहाँ से O, फिर एक बार और C2H5 और प्लस क्या? AgI, कितने? 2 Ag। तो इस प्रकार से इस रिएक्शंस की सहायता से भी हम डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे? कि जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? तो भी डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। जब हम इसका ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है, अगर एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हैं और या ऐसे कह लें कि एथिल एल्कोहल को हम जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि जब एथिल एल्कोहल को हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो भी क्या बनता है? तो भी डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। कैसे? तो देखें, C2H5OH की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेट है और किस तापमान पे? 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। अगर टेम्परेचर 140 से हटाकर 180 कर दें तो वहाँ पे एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देना, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एथीन का। टेम्परेचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया इनके साथ करवाएंगे, तापमान कितना? 140। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? C2H5HSO4 और प्लस क्या? H2, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम C2H5HSO4 को हम एथिल एल्कोहल के साथ यानी कि C2H5OH के साथ गर्म करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसका HSO4, इसका H यानी HSO4 यानी H2SO4 माइनस लेट में शेष क्या बचेगा? C2H5O C2H5 यानी C2H5O C2H5 और प्लस क्या? H2SO4। बात समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से ये डाई एथिल ईथर बन गया। कब? जब एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एथिल एल्कोहल है, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल अगर वाटर को निकाल दिया जाए और निकालने के बाद में जो भागशेष बचा होता है वही ईथर कहलाता है। इसलिए ईथर है क्या? ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल है C2H5OH प्लस क्या? HOC2H5। एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को एल्यूमिना के वजह में Al2O3 टेम्परेचर कितना देते हैं? 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका OH इसका H मिलके क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा और शेष क्या बचा? शेष C2H5O C2H5 और प्लस क्या? वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? इस तरीके से हम एथिल एल्कोहल बना लेते हैं। ओके,
तो ये बनाने की कुछ सामान्य विधि है। अगर हम लैब में बनाते हैं तो लैब में बनाने के लिए इस रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप इस रिएक्शन को उतार लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ईथर का, डाई एथिल ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। चलो, भौतिक गुण, डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण क्या है, यानी व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण क्या है? तो सबसे पहले मैं कह सकती हूँ रंगहीन है। कैसे है? रंगहीन है और मीठा गंध होता है। रंगहीन मीठी गंध का क्या होता है? द्रव। द्रव कैसा? वाष्पशील द्रव। कैसे द्रव? रंगहीन, मीठी गंध और मीठी गंध का वाष्पशील द्रव होता है। अगला पॉइंट कह सकते हैं, जब ये त्वचा पे गिरेगा तो जिस स्थान पे गिरता है वहां पे क्या होता है? ठंडा हो जाता है, यानी त्वचा पर ये ठंडा उत्पन्न करता है। त्वचा पर ठंडा उत्पन्न करता है। जैसे अगर टच करा दिया जाए ईथर को स्किन पे तो वहां पे क्या लगेगा? ठंडा महसूस होगा। ठीक है, अब अगर देखें डाई एथिल ईथर का जो यूज होता है ये निश्चेतना उत्पन्न, अनकॉन्शियसनेस को उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी कि सर्जरी के केस में, मेडिकल के क्षेत्र में जैसे क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोश करने में किया जाता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है। और ईथर को हम किस रूप में प्रयोग में लाते हैं? निश्चेतना को उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये और की और बात कर लें। निश्चेतना, निश्चेतना ये उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट मान लीजिए जो बॉइलिंग पॉइंट है 34.5 डिग्री सेल्सियस। कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है? इसकी बीपी जो है बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेल्सियस की एक इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो एक बार और यहाँ पे क्या, रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील द्रव है। ठीक है, अगला क्या, त्वचा पर ठंडक उत्पन्न करता है और ये निश्चेतना के रूप में इसका प्रयोग करते हैं सर्जरी यानी मेडिकल के क्षेत्र में। और फिर इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं यानी क्वथनांक इसका 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, चलिए हम बात करते हैं डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण क्या है। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर। ओके, तो चले देखते हैं रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डील करते हैं इसका हाइड्रेशन जल अपघटन की बात करते हैं। पहला जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस, यानी जल के साथ अभिक्रिया। जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? तो डाई एथिल ईथर को मैसेज लिखेंगे भाई, देखो C2H5O C2H5। ठीक है, तो इस डाई एथिल ईथर को मैसेज लिखते हैं और आसानी समझ में आएगा। रिएक्शन को ध्यान देंगे, C2H5O C2H5। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? वाटर के साथ करवाते हैं, यानी HOH वाटर के साथ करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये C2H5O, ठीक है, ये C2H5O इस प्रकार से, ये क्या हो गया C2H5OH C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल, यानी कि 2C2H5OH। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हमने वाटर साथ रिएक्शंस करवा दिया तो यहाँ देखते हैं C2H5OH, ये क्या बनेगा C2H5OH और ये भी क्या C2H5OH, यानी कितने मॉलिक्यूल बन गए एथिल एल्कोहल के? एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बन गए। तो जल अपघटन जब करवाएंगे डाई एथिल ईथर का तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 के प्रेजेंस में ये एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसी डाई एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम
ठंडे HI के साथ करवा दें, ठीक है। कैसा? कोल्ड और क्या कॉन्सेंट्रेट HI के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5O और क्या C2H5, इसका रिएक्शन हम HI के साथ करवा रहे हैं, HI के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो भी कैसा होगा कि कोल्ड, ये कोल्ड होगा, ये क्या होगा कॉन्सेंट्रेट। अब यहाँ पे देखें ये C2H5OOH मिलकर क्या बना लेगा? एथिल अल्कोहल बना लेगा, यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल, और ये क्या बना लेगा? C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड, यानी C2H5I। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब कोल्ड कॉन्सेंट्रेट HI के साथ अभिक्रिया करवाएंगे डाइएथिल ईथर का, तो क्या बनाएगा? एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम रिएक्शंस करवा देते हैं किसके साथ? HI के साथ गर्म करते हैं, यानी HI के साथ अगर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है। HI के साथ अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या होगा? इस रिएक्शंस में C2H5O और क्या C2H5 को हम HI के साथ गर्म कर दें, ठीक है। तो क्या होगा कंडीशंस? यहाँ पे कितने C2H5 है? 2 टाइम है। यहाँ पे आयोडीन कितना है? 1 टाइम है। तो यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं। 2 लिखने पे क्या होगा? एथिल आयोडाइड यानी C2H5, ठीक है, I C2H5I। कितने C2H5 हैं? 2 टाइम है। कितने आयोडीन है? 2 टाइम है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होंगे? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? ये वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब HI कॉन्सेंट्रेट और कोल्ड है उस समय रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड। लेकिन जब इसी डाइएथिल ईथर को हम HI के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं, ओके। तो चलिए और भी रिएक्शन इसके हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर डाइएथिल ईथर किसके साथ रिएक्ट करती है? PCl5 के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? PCl5 यानी PCl5 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो डाइएथिल ईथर PCl5 के साथ यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन करेगी, तो C2H5O C2H5 रिएक्ट करेगी PCl5 के साथ, तो क्या देगा? एथिल क्लोराइड C2H5Cl। कितने C2H5 है? 2 टाइम, 2 लिख दिया। 2 क्लोरीन है, हो गया, यहाँ पे 5 क्लोरीन है। तो आप हमेशा ध्यान रखना जब भी PCl5 से रिएक्शन किसी का होगा तो एक प्रोडक्ट के रूप में POCl3 जरूर बनेगा, यानी POCl3 इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो ये चीजें हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि इनका अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करवा दें। किसकी अभिक्रिया? क्लोरीन के साथ। किसका? डाइएथिल ईथर का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ठीक है। Cl2 के साथ अभिक्रिया, जब इसकी अभिक्रिया डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा देंगे तो इसको रिएक्शन ऐसे बनाएंगे CH3 CH2O CH2 CH3। इसका रिएक्शन क्लोरीन यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ करवा देंगे। तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? HCl, और एक क्लोरीन यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, तो होगा CH3 CHClO CH2 CH3, ठीक है। इसका जो नाम होगा 1-क्लोरो डाइएथिल ईथर। क्या होगा? 1-क्लोरो डाइएथिल ईथर। अब इसके साथ एक बार और रिएक्शन करवा दें क्लोरीन का Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक बार और रिएक्शन करवा दें। अब इसके हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इनके क्लोरीन के साथ मिल करके एक HCl मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा। अब ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? CH3 CH
ClO CFCl CH3, इसका नाम क्या होगा 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। ठीक है, यानी 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ इसके रिएक्शंस हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको भी कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको और रिएक्शंस बताता हूँ कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और क्या है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। चलिए इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है, जैसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5 रिजेक्ट करेंगे एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये इनका ये इतना इस प्रकार के एक साथ मिलकर के CH3COO C2H5 यानी CH3COO C2H5 और प्लस क्या C2H5Cl C2H5Cl, ये क्या बन गया एथिल एसीटेट, इसे कहते हैं क्या सामान्यतः एस्टर भी कहते हैं। तो जब डाइएथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएंगे एस्टर का फॉर्मेशन, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इससे हम पहले कि अगर हम बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो या एसिटिक क्लोराइड हो, दोनों मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव हैं। तो यहाँ पे C2H5O C2H5 की रिएक्शंस CH3COO और क्या CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब यहाँ पे देखो CH3COO C2H5, देखिए CH3COO C2H5 यानी CH3COO C2H5 ये हो गया। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, फिर वहीं पे ये CH3COO C2H5 कितने मॉलिक्यूल हो गए 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो इस प्रकार से जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या देंगे, ये भी एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आप बात करते हैं CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ अभिक्रिया, CO के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा C2H5O और C2H5 प्लस क्या CO साथ में तो C2H5 C C2H5 और C2H5 COO C2H5 एथिल प्रोपियोनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होते हैं कि ईथर किनके साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट रूप में देते हैं। तो वेरी सिंपल, छोटे छोटे रिएक्शंस है, आप इनको रिएक्शंस को याद रखेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट की बात कर लेते हैं कि डाइएथिल ईथर का टेस्ट क्या है। ठीक है, टेस्ट ऑफ C2H5O C2H5, इनके टेस्ट हैं क्या। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये C2H5, ये क्या है, ये हमारे पास इसमें दोनों में क्या है, ये है C2H5O C2H5, ये भी क्या है C2H5 और ये भी क्या है, ये भी C2H5 दोनों में। और हमने क्या ले लिया पोटेशियम आयोडाइड KI, जैसे भी क्या ले लिया KI। अब इसमें कौन से एथिल एसीटेट प्योर हैं और कौन से इम्प्योर हैं। जो प्योर होगा उसी का प्रयोग निश्चेतना के रूप में करते हैं
और जो इम्प्योर होंगे उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। किसमें? निश्चेतन बनेगा। मान लीजिए अगर ये डाई एथिल ईथर इनके साथ रिएक्ट करता है तो अगर I2 निकलती है, आयोडीन गैस अगर आयोडीन उत्पन्न होती है तो क्या होगा? ये CH5 क्या होगा? अशुद्ध। क्या होगा? अशुद्ध होगा। अगर KI पोटेशियम आयोडाइड इस डाइएथिल ईथर के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात I2 उत्पन्न नहीं होती है। जब आयोडीन उत्पन्न नहीं होगी तो उस समय ये क्या होगा? ये शुद्ध होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो उस समय अगर आयोडीन गैस उत्पन्न हो जाती है तो वो डाइएथिल ईथर अशुद्ध होगा। अगर अभिक्रिया करती है इनके साथ और आयोडीन उत्पन्न नहीं होती है तो वह क्या होगा? डाइएथिल ईथर शुद्ध होगा। यानी आयोडीन अगर उत्पन्न नहीं हुई तो शुद्ध, अगर आयोडीन उत्पन्न हो जाती है तो डाइएथिल ईथर क्या होगा? अशुद्ध। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक था डाइएथिल ईथर का। ओके, ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, साफ नोट्स कॉपी बनाइएगा और मैं आप अगले टॉपिक्स में अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है फिनॉल। ओके, थैंक्स।